नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, इस वक्त कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला इस हज कमेटी के चेयरमैन हैं। इससे पहले भी वो कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के रुकन रहे और यहाँ से निकलने वाले हाजियों के बेलौस खिदमत करने के नतीजे में फिर से येडियुरप्पा की सरकार ने इन्हें चेयरमैन बनाया है। ये बहुत ही मिलनसार, सादा मिजाज, खुश अखलाक शख्सियत हैं जिन्होंने समाजी खिदमत का एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। ये बिदर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हाजियों की खिदमत करने के लिए एक बड़ा ही जज्बा रखते हैं। आइए हम इनसे पूछेंगे कि हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद आपने किन किन ज़िलों का दौरा किया और क्या क्या प्रोग्राम तय करने का आपने तय किया है, और साथ में कहाँ कहाँ हज भवन कर्नाटक में नए मंसूबे के साथ बनाए जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत उर्दू यूट्यूब चैनल के सभी देखने वालों को मेरा सलाम। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैं पहले हाजियों की खिदमत करते हुए पिछले हुकूमत में एक मेंबर की हैसियत से काम किया। फिर अब ने मुझे कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन के रूप में इलेक्ट कराया गया है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी और कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट आदरणीय नील कुमार कटील जी और पहले माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी, अभी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस काबिल समझे कि मुझे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन की हैसियत से मुझे इलेक्ट कराया गया। दूसरी बात, कर्नाटक कि पूरे मुसलमानों को इस बात की मुबारकबादी देता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ दिन में हमें सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक हाजियों को इस साल रवाना करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 22 अक्टूबर को मरकज़ी वज़ीर की दफ्तर में एक मीटिंग बुलाई गई थी हज 2022 के ताल्लुक़ से। क्या इस मीटिंग में आप भी शिरकत की? नहीं, इस मीटिंग में जो है हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मंत्री है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो ऑफिशियली मीटिंग किए थे। किसी स्टेट के चेयरमैन को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि ऑफिशियली गाइडलाइंस थे। वो अपने सेक्रेटरी, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग किया। दूसरी बात, ये कर्नाटक स्टेट का सबसे बड़ा हज हाउस है। हम बड़े खुशकिस्मती है कि पहली बार जब हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी उस समय ने आदरणीय BS येडियुरप्पा जी, सदानंद गौड़ा जी ने इसको फंड दिया था। लगभग आज कर्नाटक स्टेट का जो हमारा हज भवन है 100 करोड़ की ज़्यादा लागत का है, 100 करोड़ की ज़्यादा की रकम का ये हज हाउस है। ऐसा बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हज हाउस नहीं है जो आज कर्नाटक के अंदर इतना खूबसूरत हज हाउस, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी इमारत और इतना अच्छा इंतज़ाम। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के NGOs बहुत ही हमारे हाजियों की खिदमत करते हैं। और इस साल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाजियों का जो काम शुरू होगा वो करेंगे। जैसे ही मैं चेयरमैन का चार्ज लेते ही यहाँ की बिल्डिंग को हमने कोविड महामारी के समय यहाँ के कोविड के पेशेंट्स को हमने दिए थे BBMP के थ्रू। तो काफ़ी यहाँ के हॉस्पिटल के हमने हज भवन में हॉस्पिटल जो तैयार किया था, तकरीबन 2.5-3 करोड़ के हमने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन करा के यहाँ पे लोगों को हमने हॉस्पिटल के रूप में रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह 99% यहाँ पेशेंट कोविड के अच्छे होके गए। और भी हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो काफ़ी खाने का, नाश्ते का इंतज़ाम किए। तो हज भवन नॉट ए हज के लिए बल्कि दूसरे काम के लिए भी हमारा हज हाउस काम में आया। ये यहाँ के हुकूमत के और पर्सनों में जब पहली बार मुख्यमंत्री साहब को मिलने गया था सदर, हमारे बसवराज बोम्मई जी भी बहुत हमें मुबारकबादी दिए कि हमारे कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु का जो हज भवन है कोविड के समय हमें बहुत ही इस्तेमाल में आया और हम आपके साथ में हैं और जो भी आने वाले दिन में आपके हज भवन का काम हम करेंगे बोल के है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोविड के समय बहुत बड़ा काम में आया हज भवन और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में हमने वो कोविड का पूरा ख़त्म
होने की वजह से पूरा हमने बिल्डिंग को खाली कराए। एक फ्लोर पे हमने एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, अभी उसकी तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कम से कम 60 बेड का 60 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास लगभग 2.5-3 करोड़ के ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और हमारे पास पूरे मौजूद है। उसी के रिपेयर करते हुए हमने एक अच्छा सा एक हॉस्पिटल की तैयारी कर रहा है। अभी क्लीननेस हो रहा है, अभी हमारे मेंबर्स वगैरह मीटिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल अच्छे पैमाने पे हम हज भवन के अंदर चलाना चाह रहे हैं। ये किसका मंसूबा है? ये मंसूबा हमारे हज कमेटी स्टेट का है, जो मेरे नेतृत्व में, चेयरमैन के नेतृत्व में हमारे मेंबर्स, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्टाफ मिलके हमने काम किया है। और गवर्नमेंट भी इस बात की हमको मुबारकबाद अप्रूवल दी है कि हमने एक अच्छा सा हॉस्पिटल जो हमारे को 2-2.5 महीने हाजियों के लिए फ्री ऑफ कास्ट में इस्तेमाल में आएगा, और अच्छे से अच्छे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि वैक्सीन, वेंटिलेटर के लिए लीजिए, ऑक्सीजन के लीजिए। तो ये हमारे हाजियों के लिए जब भी हमारा हज का कैंप चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के लिए फ्री ऑफ कास्ट में हम लोग उनको खिदमत दे सकते हैं पेशेंट्स को। और उसको छोड़ के बहुत से हमारे बड़े हॉस्पिटल्स वाले हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको हॉस्पिटल के लिए देंगे, क्योंकि इस शहर में हेगड़े नगर में यहाँ के आबादी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक सहूलत होगी कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल, कोई भी हमें 3-4 बड़े हॉस्पिटल वाले कांटेक्ट कर रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? अपोलो है, मेडविन है, केयर है, विक्रम हॉस्पिटल है। पर्सन विक्रम हॉस्पिटल वाले भी आके देखे गए, वो चाह रहे कि हमें दीजिए लीज पे, हम लोग हॉस्पिटल चलाएंगे। आपका जब भी हज का कैंप रहेगा उस टाइम में आप हमें बताइए, हम फ्री ऑफ कास्ट यहाँ के हाजियों की वो पेशेंट की तरह उन्होंने खिदमत करेंगे। दूसरी बात, और भी हम 2 बड़े प्रोग्राम रखे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारी बात हुई है, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से बात हुई। हमने आने वाले दिन में यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, जो IAS, IPS, KS, वो जो पुराना मंसूबा हमारा ऑलरेडी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी फंड है जो ट्रेनिंग्स के लिए, खासतौर पे माइनॉरिटी के लिए बॉम्बे में चल रहा है। वहाँ पे IAS, IPS, KS के फ्री ट्रेनिंग इंक्लूडिंग देते हैं। तो हम भी आने वाले दिन में इस हज हाउस में हमारे काफ़ी अच्छे रूम्स हैं रेसिडेंटल करके, वहाँ पे हम लोग IAS, IPS का ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे, इंक्लूडिंग जो है हम उनका खाने पीने का इंतज़ाम भी करेंगे। तो अभी हम गवर्नमेंट को लिखे हैं, बहुत जल्द हमको उसका रिप्लाई मिलेगा। हमने सेक्रेटरी को भी बात किया है, उन्होंने बोला है कि अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर कायम करेंगे, जिसमें माइनॉरिटी लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमान तबका लोगों को फ्री में हम लोग IAS, IPS का ट्रेनिंग इंक्लूडिंग रेसिडेंटल, यानी कि उनको रहने का, खाने पीने का भी इंतज़ाम के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो चालू होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो हज भवन है, हज भवन को भी हमने काफ़ी कोविड के अंदर ख़राब हुआ था, अभी मेंटेनेंस करके नीटनेस कर रहा है। आने वाले दिन में जल्द से जल्द हमारे हाजियों का यहाँ काम चालू होता है। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जैसे भी हमारे गाइडलाइंस चालू हो गए तो हम हाजियों की यहाँ जैसा वैक्सीनेशन लेके उनको हज को भेजाना है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। अच्छा, 2022 में हाजियाँ यहाँ से जा सकती हैं इंशाल्लाह? अभी उम्मीद दिख रही, क्योंकि पर्सन हाल ही सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के लिए और दूसरे जो कंडीशंस थे उसको हटा दिया गया है। पहले कोविड से पहले जैसे हज को हाजी जाते थे पूरे ममालिक के लोग, सऊदी अरब, उसी तरह से वो आज सिस्टम उन्होंने जारी किया है सऊदी हुकूमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इस साल हमारे हाजी हज को जाएंगे। एप्लीकेशन आप कॉल फॉर करेंगे? एप्लीकेशन कॉल फॉर करेंगे। अभी सऊदी गवर्नमेंट की जैसे गाइडलाइंस आएगा इमीडिएटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रेडी है। जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे इंशाल्लाह हम हाजियों की पूरी तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जिन्होंने पैसा बंद दिया है ऑलरेडी, जिनका पैसा, जिसका पैसा पहले, जिनका खुरा उठ गया है, जिसका खुरा उठा था, जिसका पैसा भरे थे, वो ऑलरेडी हुकूमत ने वापस दे दिया है। जो भी लोग हज को जाने वाले थे उनका खुरा था, हो गया था, सिलेक्शन हुआ था, पैसे भी भरे थे, लेकिन कोविड महामारी की वजह से सऊदी हुकूमत नहीं बुला सकी हाजियों को। तो हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कर्नाटक गवर्नमेंट ने उस हाजी का पैसा हमने पूरा 100% रिटर्न कर दिया है। अभी जो भी नए गाइडलाइंस आएंगे, जो भी हुकूमत के गाइडलाइंस आएंगे उसके मुताबिक हम चाहे पहले वाले हाजी का जो सिलेक्शन हुआ उनको कंसिडर करना है या और कैसे उन्होंने बताते हैं उसके मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करेंगे। और आने वाले दिन में दूसरा हमारे जो हज भवन की जो तैयारी चल रही है, अभी हमारे पास मंगलूर के लिए 10 करोड़ रुपए पहला रखा गया था कि हज भवन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे। हमने परसों हमारा स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जाके और एक वहाँ के हमारे मेंबर MLC हैं जनाब BM फारूक साहब, उनके साथ मिलकर के हमने मंगलूर
बेंगलुरु में मीटिंग किए, वहाँ की तहसीलदार से, वहाँ के डीसी से, सभी से बात करके 2 गवर्नमेंट जगह दिए थे उन्होंने, वो कुछ कंफर्टेबल नहीं दिखे। एक हमने प्राइवेट लैंड एयरपोर्ट को जाने से पहले हम देखे, अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह का आजकल में फाइनल होने वाला है। जैसे ही वो जगह का फाइनल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का एक हज भवन हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हुबली के अंदर भी हम लोग गवर्नमेंट लैंड देखे, वहाँ के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, हमारा गुलबर्गी के अंदर मरहूम क़मरुस्सलाम साहब के वक्त में वहाँ पे भी हम लोग हज भवन के लिए अलॉट किया था, जगह मिल चुकी है, वहाँ पे बाउंड्रीज बने हैं, वहाँ पे भी हम लोग कमेटी। कितनी जगह लिया है गुलबर्गे में? लगभग मैं समझता हूँ 2.5 एकड़ के आसपास जगह है। हुबली में? हुबली का भी हम लोग सर्वे कर रहा है, एयरपोर्ट के पास में है, 2 जगह बताए हैं। अभी वहाँ के डीसी से बात करके लगभग हम लोग वहाँ पे भी एक 4 एकड़ जगह लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा से कैंपस बने, क्योंकि हज भवन हमारा हाजियों के साथ साथ दूसरे कामों में भी इस्तेमाल में आया है। क्योंकि कोविड के अंदर जो काम में आया, दूसरे हॉस्पिटल्स में हमारे को जगह नहीं मिल पाई, लेकिन जो है हम लोग हज भवन में लोगों को जगह दिए, सहूलतें मिले, लोगों को जो है और भी दूसरे कामों में काम में आए। आने वाले दिन में एक अच्छी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, तो जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या और इस्लामिक कल्चर प्रोग्राम्स हो, इज्तिमाई कार्यक्रम हो, वो कर सकते हैं। इस तरह का हमारा लीड है, हमारी कोशिश है कि पूरे कर्नाटक स्टेट में जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में हम हज भवन बनाएंगे, जैसे बेंगलुरु की जिस तरह खूबसूरती है उसी तरह से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप ये हज भवन देखते हैं, ये इमारत देखते हैं, आप किन किन लोगों को याद करते हैं? मैं सबसे पहले तो मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब को, क्योंकि मिनिस्टर वो थे पहली बार, उस समय में मैं भी हज कमेटी का मेंबर था, तो उस समय का याद आता है कि मैं जब हज कमेटी का मेंबर था तो हम लोग खुद साहब थे, मैं मेंबर था उस टाइम में। मेरे को याद है वो दिन हर वक्त मुझे दिमाग में घूमते रहते हैं, मैं देखता तो मैं जब हज कमेटी का मेंबर था, महबूब अहमद साहब हमारे सदर थे और हमारे मिनिस्टर साहब प्रोफेसर मुमताज़ अली खान साहब थे, तो हम लोग खुद साहब की ईदगाह में हमारा हज कैंप होता था, तो वहाँ पर टीन सेट मार के वहाँ पे लोगों को, जितने भी हाजी आ रहे हैं वहाँ से उनको एहराम बन के वो लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते थे। तो मुझे याद है सीएम साहब पूछे थे, एडवीरप्पा साहब ये क्या है, तो मैं बोला साहब हज को जाने वाली लगभग 2-2.5 हज़ार हाजी को हम यहीं पे तैयार करके यहीं से उनको रवाना एयरपोर्ट के लिए करते हैं, एयरपोर्ट से वो मदीना मुनव्वरा जाता है। तो उन्होंने बोला था कि ये कैसी जगह, बोला यहाँ ईदगाह है, नमाज़ पढ़ते हैं और हम ऐसे टाइम में उनको इस्तेमाल मिले। तो आप जगह देखिए, मैं गवर्नमेंट में आपको कुछ कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस समय जगह भी देखे, और जगह देखने के बाद पहली बार एडवीरप्पा साहब ने इसका फाउंडेशन डालने का, ग्रांट देने का काम किया। खैर उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज हुए, सदन गौड़ा जी के हाथ से हमको पैसा मिला 40-45 करोड़, फिर फाउंडेशन डाले। उस समय भी मैं आता था यहाँ कंस्ट्रक्शन चलते टाइम में, हम लोग सिरके बोल के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला है, जो हमारा विकास सदा बना है, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को हमने दिए थे। तो मैं उस समय इंस्पेक्शन को आता था। अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी बिल्डिंग बनेगी, और उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, मैं ऐसा खुशकिस्मती कि हज भवन बनने के बाद मैं चेयरमैन की हैसियत से आके इस कुर्सी पे बैठा। कंप्लीट कौन करे ये हज भवन? ये हज भवन कंप्लीट लास्ट टाइम में हमारे सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी, और हमारे रोशन बेग साहब मिनिस्टर थे, उनका भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट रहा। वो लोग भी काफ़ी इस्लामिक जो एक्टिविटीज़, इस्लामिक जो बिल्डिंग के अंदर जो रौनक आना है, जो जैसा कि पुरानी इमारतें जो रहते हैं, उसमें काफ़ी रोशन बेग साहब का भी रोल रहा, और हमारे सिद्धरामैया साहब भी रहे, और उसके साथ साथ बहुत से यहाँ के वॉलंटियर्स भी हमके बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ के दूसरे जो NGOs वाले हैं, ख़ासतौर पर प्रेस्टीज ग्रुप वाले हैं और फलां दूसरे ग्रुप वाले भी हमको काफ़ी सपोर्ट किए कि बिल्डिंग बनाते टाइम में बहुत से आर्किटेक्ट भी हमें बहुत सपोर्ट किए कि बिल्डिंग इस तरह से बनना है, एक अच्छी मुसलमानों की एक इमारत दिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिख रही है इमारत। आपका जो हज कमेटी का जो स्टाफ है, इससे आपका ताउन कैसा है, मेलजोल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा स्टाफ है, पहले से काम करते आ रहे हैं, मेहनती स्टाफ है, क्योंकि तजुर्बा रखते हैं। ख़ास तौर पे क्या है, जितने भी हमारे स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग रिटायरमेंट होके गए, अभी कुछ लोग जो प्रेजेंट है, ये लोग तजुर्बेकार लोग हैं, क्योंकि हाजियों का मामला इतना नाजुक रहता है कि दिखने के लिए हज को जाने वाले बोलते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन डालना, उनका सिलेक्शन होना, उनका पासपोर्ट कलेक्ट करना, फिर उसके बाद में उनको जो है ट्रेनिंग देने लगाना, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना,
वैक्सीनेशन के बाद फिर उनको यहाँ से जब उनका पासपोर्ट आएगा, वीज़ा लगेगा उनका, फिर यहाँ से जो कस्टम के तो जो भिजाना है, काफ़ी कठिन काम है, मामूली बात नहीं है कि किसी। और दूसरी बात ये है कि तकरीबन 60% पहली बार जाने वाले लोग रहते हैं, जो सऊदी अरब नहीं गए वाले, पहली बार गए वाले रहते हैं। वैसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देना पड़ता है कि आपको जा रहे 40, 42, 45 दिन के लिए आपको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कैसे आपको ज़ियारत करना है, कैसे आपको मदीना जाना है, मक्का जाना है, वो तमाम ट्रेनिंग देना पड़ता है। एयरपोर्ट में पहली बार बैठते, फ्लाइट में पहली बार बैठते, तो तमाम चीज़ों की उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है। ख़ासतौर पर हमारे स्टाफ जो है, रात हो दिन हो, अक्सर आधी रात को हमारे फ्लाइट्स रहते हैं, तो अक्सर हम लोग आधी रात के लिए यहाँ से हाजियों के लिए एयरपोर्ट रवाना करना पड़ता है। अच्छा, ये जो स्टाफ है, ये स्टाफ की सहूलत के लिए सरकार से कुछ मांग या इनको साइट देना या घर देना, ऐसा कुछ? देखिए, मैं अभी बन के लगभग 3 महीने हुआ हूँ, तो विधानसौदा के स्टाफ को कुछ लेआउट बना के साइट्स दे रहे हैं, तो उसमें ये इनको भी शामिल कर देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मुझे बात की, आप जानकारी दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर इंसान अपने ज़िंदगी में चाहता कि कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ बने। हर डिपार्टमेंट वालों को कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गवर्नमेंट से साइड अलर्ट होती है। मैं हमारे मिनिस्टर साहब को, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी को, इस बारे में बात करूँगा कि आने वाले जहाँ भी कोई भी अगर लेआउट गवर्नमेंट का आप डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे स्टाफ को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ख़ासतौर पे हज डिपार्टमेंट के लोगों को स्टाफ के लिए कुछ अलॉट करें, क्योंकि कम से कम गवर्नमेंट साइड भी मिलती है और कम रेट पे मिलती है, तो ज़रूर इसके बारे में स्टाफ को मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ, वही स्टाफ काम कर रहा है, खुलूस से काम कर रहा है। इनको अगर उसमें इंक्लूड हो गए तो इनका भी भला हो जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं कि स्टाफ जो है, क्योंकि रात दिन काम। अच्छा, तमाम के तमाम परमानेंट हैं या? नहीं, कुछ लोग परमानेंट है, कुछ लोग आउटसोर्सेस है। आउटसोर्स भी है काफ़ी हमारे पास स्टाफ, क्योंकि हाजियों के टाइम में काम होता है, बहुत सी ज़्यादा काम रहता है, तो हम लोग आउटसोर्स स्टाफ भी लिए। जो हमारे पास जो परमानेंट स्टाफ है उसमें भी 1-2-3 लोग कम है, गवर्नमेंट को हम लिखे हैं उसको भी फिलफुल करो बोल के। और भी जो स्टाफ की ज़रूरत है, हम सेक्रेटरी को बात की है कि वो भी स्टाफ जल्द से जल्द फिलफुल करे, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट का काम होता है उसमें सहूलतें पैदा हो सके। मुझे रियल बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आपके आने के बाद 2-3 मंसूबे जो आपने बताए, एक फ्लोर में हॉस्पिटल बनाना, किसी अच्छे हॉस्पिटल चलाने वाले को देना और हाजियों को भी इस्तेमाल में हो जाना, और ये तमाम इक़दाम आपके बहुत प्यारे लगे जी। और आप एक जज्बे से, खुलूस से हाजियों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। बेशक, अल्लाह आपके हर इरादे को भरपूर कामयाबी देते हुए कामयाब करें। आमीन। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे